क्या बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी अब दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है? क्या इंडिया गठबंधन की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब ममता अपने हाथ में लेने वाली है? और क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का समर्थन मिलने के बाद अब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष नई राष्ट्रीय लड़ाई की तैयारी कर रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ एक बैठक का संकेत नहीं दिया, उन्होंने साफ संकेत दिया है कि विपक्ष अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए फिर से संगठित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बयान ऐसे समय में आया जब इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ये गठबंधन अब कमजोर पड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी लगातार आक्रामक मोड में दिखाई दे रही हैं। आज हम लोगों पर अत्याचार चल रहा है, हमारा वर्कर को हर रोज अरेस्ट कर रहा है, हमारा इलेक्टेड बॉडी को फंक्शन नहीं करने दे रहा है। अगर आप सच से जीतता, हिम्मत से जीतता, तो आप इतना अत्याचार नहीं करते, आप इतना जुलूम नहीं करते, आप जनता के लिए काम करते। लेकिन आप काम नहीं कर रहा है, आप जनता के साथ दुश्मनी कर रहा है। और इसी के लिए हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके। और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go. Please see that we are not going to bow down our head. You can arrest my 2,500 people. You can loot at my party office. उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा कि इंडिया ब्लॉक की बैठक जून के पहले सप्ताह में हो सकती है और विपक्ष अंत तक लड़ाई लड़ेगा। लेकिन राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं था, बल्कि दिल्ली को दिया गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि उसके पास कोई स्थायी और सक्रिय कोऑर्डिनेशन सेंटर नहीं दिखा। कांग्रेस नेतृत्व वाली बैठकों के बाद भी कई फैसले जमीन पर लागू नहीं हो पाए। सीट शेयरिंग को लेकर राज्यों में विवाद हुए, कई दल अलग अलग दिशा में चलते दिखाई दिए और धीरे धीरे बीजेपी ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि विपक्ष सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला गठबंधन बनकर रह गया है। लेकिन अब ममता शायद यही तस्वीर बदलना चाहती है। याद रखिए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत विपक्षी राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में गिनी गई थी। 23 जून 2023 को पटना में पहली बैठक हुई, जिसमें 16 विपक्षी दल शामिल हुए। उसके बाद 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, जहां 26 दल एक मंच पर आए और गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया। उस समय इस नाम ने देश भर की राजनीति में बड़ा नैरेटिव तैयार किया था, क्योंकि विपक्ष ने चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में बदलने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह रही कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंडिया नाम को अंतिम रूप देने में ममता बनर्जी की अहम भूमिका थी। यानी आज जब ममता फिर से विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, तो उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि गठबंधन के शुरुआती दौर से जुड़ी उनकी भूमिका भी दिखाई देती है। लेकिन अब हालात 2023 जैसे नहीं है। तब विपक्ष में उत्साह था, आज विपक्ष दबाव में है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के बीच कई स्तरों पर तनाव बढ़ा। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस वाम दलों का संघर्ष खुलकर सामने आया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग रास्ते पर चलती दिखी। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पहले से ही आमने सामने है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल भी लगातार सवालों में रहा। तमिलनाडु में भी कांग्रेस और टीवीके की बढ़ती नजदीकियों को लेकर डीएमके के भीतर असहजता की चर्चा होने लगी। यानी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं, बल्कि खुद विपक्ष के भीतर का अविश्वास बन गया। यही कारण है कि अब ममता का एक्टिव होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ममता उन कुछ नेताओं में है जिनकी पकड़ सड़क की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मीडिया नैरेटिव तक मजबूत मानी जाती है। उन्होंने पहले भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक राजनीति करके खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। दोस्तों, 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को हटाया था। उसके बाद 2021 में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन ममता ने चुनाव जीतकर खुद को राष्ट्रीय विपक्ष की सबसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं में शामिल कर लिया। यही वजह है कि विपक्ष के कई दल आज भी मानते हैं कि ममता बीजेपी के खिलाफ आक्रामक लड़ाई लड़ने की क्षमता रखती है।
अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता खुद को इंडिया गठबंधन के फील्ड कमांडर के तौर पर स्थापित करना चाहती हैं? इसके पीछे कई संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहला संकेत, उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया। राजनीति में ऐसा संदेश यूं ही नहीं दिए जाते। ये बताने की कोशिश होती है कि विपक्ष के बड़े नेता अब भी संवाद में हैं और गठबंधन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दूसरा संकेत, ममता ने सिर्फ बंगाल की बात नहीं की बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की बात की। यानी वो खुद को फिर से राष्ट्रीय विपक्ष के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही हैं। तीसरा संकेत, इन्होंने चुनावी धांधली, वोटर लिस्ट और प्रशासनिक दबाव जैसे मुद्दों को उठाकर विपक्ष को एक साझा नैरेटिव देने की कोशिश की। यानी लोकतंत्र बचाने वाला वही नैरेटिव जो इंडिया गठबंधन की शुरुआती बैठकों में बार बार उठाया गया था। ममता ने दावा किया कि बंगाल में अगर धांधली नहीं होती तो टीएमसी को 220 से 230 सीटें मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। यानी वो अपनी हार को सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि सिस्टम बनाम विपक्ष की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाती है, क्योंकि जब कोई विपक्षी नेता अपनी हार को लोकतांत्रिक संघर्ष का रूप देता है तो वो बाकी विपक्षी दलों को भी इमोशनल और राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि बीजेपी पूरी तरह पलटवार कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता हार स्वीकार नहीं कर रही है। बीजेपी ने कहा कि अगर 2011, 2016 और 2021 के चुनाव निष्पक्ष थे तो अब अचानक चुनावी प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी भी जानती है कि अगर विपक्ष फिर से एकजुट होने लगा तो राजनीतिक चुनौती बढ़ सकती है, खासकर तब जब क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच न्यूनतम साझा एजेंडा बन जाए। याद रखिए, 2023 में जब इंडिया गठबंधन बना था तब उसकी सबसे बड़ी ताकत संख्या थी। 6 दलों का एक मंच पर आना अपने आप में बड़ा संदेश था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी नेतृत्व और कोऑर्डिनेशन। अब ऐसा लग रहा है कि ममता उसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हैं। वो शायद खुद को उस नेता के तौर पर पेश करना चाहती हैं जो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच संतुलन बना सके, क्योंकि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय ढांचा है लेकिन कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सहज नहीं रहे थे। ऐसे में ममता जैसी नेता जो कांग्रेस से दूरी भी रखती है और जरूरत पड़ने पर साथ भी आती है, विपक्ष के लिए मध्यस्थ चेहरा बन सकती है। अब सबसे बड़ी नजर जून की संभावित बैठक पर रहेगी। अगर इस बैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, डीएमके और लेफ्ट दलों के बड़े नेता एक साथ दिखाई देते हैं तो विपक्ष ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि इंडिया गठबंधन अभी खत्म नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो 2026 की राजनीति में बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।